और शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर की। आज की सुबह उम्मीद भरी है क्योंकि आज किसान आंदोलन पर संपूर्ण विराम की उम्मीद है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच आज दोपहर 2 बजे छठे दौर की बातचीत होगी। बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों का कहना है कि 3 कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर बाकी सभी मांगों पर सरकार किसानों को फॉर्मूला देगी। सरकार को भरोसा है कि बैठक में समाधान निकल जाएगा। जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के न्योते को स्वीकार करते हुए एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग फिर दोहराई गई है। साथ ही साथ एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने की भी मांग है। चिट्ठी में कहा गया है कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए इसी एजेंडे के अनुसार चलना जरूरी है। और किसानों के नाम पर देश भर में सियासत खूब तेज हो गई है। मोदी सरकार नए कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन विपक्ष आंदोलनकारी किसानों के सुर में सुर मिलाकर कानूनों की वापसी की मांग दोहरा रहा है। और उसी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सरकार को नसीहत दे रही हैं। एनसीपी प्रमुख और देश के कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना राज्यों से मशवरा किए तीनों नए कृषि कानून थोप रही है। सोमवार को ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया था कि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार से कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार भी कृषि सुधार चाहते थे, लेकिन सियासी दबाव के कारण नहीं कर पाए। यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। इस पर पवार ने कहा कि वे कृषि सुधार करना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे ये सरकार कर रही है। पवार ने आरोप लगाया कि इस बार केंद्र ने ना तो राज्यों से सलाह ली और ना ही इन कानूनों को तैयार करने से पहले राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है। अब एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया। भारत हमेशा से चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे सीपीईसी कॉरिडोर का विरोध करता आया है, लेकिन भारत के खिलाफ जाते हुए महबूबा मुफ्ती ने भारत को इस कॉरिडोर का हिस्सा बनने की सलाह दी। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर के व्यापार के रास्ते बंद किए गए। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आज चीन यहाँ से उन्होंने भी बहुत जमीन पे जो है कब्जा किया हुआ है। हमने कहा कारगिल अस्कर खोलो, श्रीनगर जिंगजैंग खोलो, जो सड़क है सीपैप उसका हिस्सा बनो। क्यों नहीं? हमारे तो जम्मू कश्मीर जो है ये तो कारोबार का अखाड़ा था। 1947 से पहले हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ये भी बताया कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई और फिर गठबंधन टूटने की वजहें भी गिनाई। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने चीन को क्या चेतावनी दी है, अब 1 मिनट में देखिए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को घेरा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल फ्रंट पर भारत से टकराव चीन के लिए अच्छा नहीं है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सीपीईसी से जुड़े बढ़ते कर्ज की वजह से पाकिस्तान चीन की नीति में मोहरा बनता जा रहा है। Pakistan has increasingly become a pawn in Chinese policy. Under an increasing CPEC-related debt trap, we are going to witness further military dependencies in the future. वहीं सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने 2020 में एलओसी पर अब तक 5100 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। ये पिछले 18 साल में सीजफायर उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस साल हुई गोलीबारी में 36 लोगों की मौत हुई, जबकि 130 लोग घायल हुए। और
कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से निकलकर दुनिया भर के लिए खौफ बनता जा रहा है और अब भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि देश में भी वायरस के नए स्ट्रेन वाले मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से भारत पहुंच चुका है। लंदन से मेरठ आई एक 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली है। ये बच्ची अपने माता पिता के साथ लंदन से मेरठ आई है, लेकिन माता पिता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को जो हम लोग विशेष जांच कर रहे हैं, जिसमें यूके से एक फैमिली वापस आई है, उसमें एक पॉजिटिव केस, उसमें जो यूके का जो स्ट्रेन है वो मिला हुआ है, मगर सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और जितने लोग फॉरेन से आए हैं सब लोग हमारे निगरानी में हैं। वहीं ब्रिटेन से लौटी आंध्र प्रदेश की एक महिला में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। हालांकि महिला के साथ सफर कर रहे उनके बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव है। देश में कोरोना की नई स्ट्रेन के प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट किया है और लोगों से कहा है कि वो घबराए नहीं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,432 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 252 लोगों की मौत हुई है और रिकवरी रेट बढ़कर 95.92% हो चुका है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल में इस बार रिपब्लिक डे का जश्न कैसा होगा, अब आप ये जानिए। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बदलाव किया गया है। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई कम की गई है। इस बार परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक की जाएगी। परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर से घटाकर 3.3 किलोमीटर की गई है। गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका भी इस बार कम लोगों को ही मिलेगा। इस बार 1,15,000 लोगों की बजाय सिर्फ 25,000 लोग मौजूद रहेंगे। परेड में इस बार दिव्यांग और छोटे बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे। परेड के हर दस्ते में इस बार कम लोग होंगे और परेड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। इस बार खड़े होकर परेड देखने की इजाजत नहीं होगी। परेड के दौरान कोविड बूथ भी बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। और अब पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान बस 1 मिनट में जानिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले राजनीति तेज है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रोहिंग्या तुष्टीकरण के आरोपों के साथ ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। विधानसभा चुनाव सामने है, इसलिए पार्टी की तैयारी के बारे में सारा लेखा जोखा चल रहा है। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बोलपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा की, जिसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई। बोलपुर की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। ममता ने कहा कि बीजेपी बाहरी है, वो स्थानीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। ममता बनर्जी के मंच पर बाउल गायक वसुदेव दास भी मौजूद थे। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने बाउल गायक के घर लंच किया था, लेकिन आज वो टीएमसी की रैली में मेहमान बने। बोलपुर में ममता ने जहां से पदयात्रा की, 20 दिसंबर को अमित शाह ने इसी जगह पर रोड शो किया था। बीजेपी ने ममता की पदयात्रा को फ्लॉप कहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता की हत्या के बाद किस तरह से तनाव है, जानिए अपडेट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह की मंगलवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में उनका एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि वो शालीमार से अपने घर बोटेनिकल गार्डन की ओर जा रही थी। इसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने भी बवाल किया। कई दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कई बाइक आग के हवाले कर दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में आरएएफ की तैनाती की गई है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। दूसरी ओर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे टीएमसी के भीतर की गुटबाजी करार दे रही है। देखिए, दूर दूर तक भाजपा का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं 16 अगस्त को कि तृणमूल का अपनों में लड़ाई में धर्मेंद्र सिंह को पीटा जा रहा है और तृणमूल का कार्यकर्ता लोग पीट रहा है और उसका पास से दूसरा के किसी आदमी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद किस तरह से हंगामे का सबब बन गया, अब दिखाते हैं आपको इसमें। दोनों ओर से बरस रहे हैं पत्थर। पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन कोई डर नहीं।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यह जमीन को लेकर छिड़ा विवाद है। सिद्दीकपुर में पट्टे की जमीन और रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में खूब पत्थर चले। बताया जा रहा है कि एक पक्ष निर्माण के लिए नींव खुदाई की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। दूसरा पक्ष इस खुदाई का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि जिस जगह नींव खोदी जा रही है वो रास्ता है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। फिर पुलिस की मौजूदगी में ही कहासुनी गाली गलोच में बदल गई और फिर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। वारदात में 2 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि गांव ज्यादा गहरे नहीं है। इस हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं और दूसरी ओर पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कोरोना काल में भारतीय रेल ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर दी है। ये उपलब्धि क्या है, अब जानिए आप। अंदाज आलिशान तो आपका सफर भी होगा शाही। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए नई डिजाइन के विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। मंगलवार को इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरी। विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस ट्रेन के सफल परीक्षण के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर खुशी जताई और उम्मीद जताई कि इस ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए यादगार होगा। विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। विस्टाडोम कोच वाली इस ट्रेन ने स्पीड के मामले में अभी देश के सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत की बराबरी कर दी है। अब जरा इस ट्रेन पर नजर डालिए। ट्रेन चलने पर बड़े ग्लास के पीछे का नजारा साफ दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि हर कोच में 44 पर्यटकों की बैठने की क्षमता होगी। आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, लंबे ग्लास वाली खिड़की और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण होने वाली कांच की रूफटॉप भी मौजूद है ताकि आसमान की ओर भी पारदर्शी रूप से देखा जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल के दस्तखत के बाद अब मध्य प्रदेश में ये कानून जल्द लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर दोहराया है कि लव जिहाद के खिलाफ उनकी सरकार सख्ती से निपटेगी। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 में कुल 19 प्रावधान किए गए हैं। दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के केस में 1 से 5 साल तक की कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा। महिला, नाबालिग और SC/ST के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल तो होगी ही, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने भी लव जिहाद कानून का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। नए साल से पहले राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया, ये बताते हैं आपको। नववर्ष का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार नए साल पर दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत पर टेम्परेचर का टॉर्चर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर चलने के साथ दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज और पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, बारामूला, कुपवाड़ा समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। आशंका है कि इन इलाकों में लो लेवल से मीडियम लेवल तक के एवलांच आ सकते हैं। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में भी फिलहाल राहत के आसार नहीं है। आशंका है कि अगले 2 दिनों में तापमान और 2 डिग्री कम हो सकता है, जबकि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर चलेगी, तो नए साल पर जश्न बेशक मनाइए, लेकिन ठंड से बचने के इंतजाम करना मत भूलिएगा। और अब 60 सेकंड में देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कैसे मुसीबत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ये तस्वीरें घाटी के मौसम की गवाह हैं। रामबन की ये तस्वीर देखिए, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर आपको सिर्फ बर्फ दिखाई देगी और इन पर लगे चीड़ और देवदार के पेड़ भी इस वक्त सफेद दिखाई देंगे।
आसमान से बर्फीली बारिश हो रही है। सड़क मानो बर्फ से बनी है। यहाँ खड़ी गाड़ियों के ऊपर बर्फ का कब्जा है। घरों की छत बर्फ से ढक चुकी है और इस सब के बीच सैलानी इस मौसम को यादगार बना रहे हैं। कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जहाँ करीब 5 से 9 इंच बर्फ जमा है। श्रीनगर में भी आज सुबह से ही बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह मार्ग भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिन तक बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है तो गुलमर्ग कश्मीर की शान है, और इस मौसम में कश्मीर की शान गुलमर्ग में बर्फबारी की कैसी रौनक है, अब आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने से ही रौनक आ जाती है, और ये जगह तो पूरी तरह बर्फ से ढकी है। ये धरती की जन्नत कश्मीर का ताज है, ये गुलमर्ग है, जहां बर्फबारी का दौर जारी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। ये तस्वीर देखकर आपका भी वहां पहुंच जाने का मन करेगा। नया साल भी आने वाला है, इसीलिए गुलमर्ग में सैलानियों की भीड़ है। स्नोफॉल ये तो नेक्स्ट टू हेवन है, ये एकदम जन्नत है। लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ। It's awesome. I don't feel like going back to my home. जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ये घाटी में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड है। शोपियां में भी आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जिस पर बर्फ का पहरा न हो। हालांकि ये बर्फ कुदरत का तोहफा है और यहाँ की फसल और पेड़ पौधों के लिए भी ये बेहद अच्छी है। शिमला में बर्फबारी के बाद कुछ ऐसा ही नजारा है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। ये है हिमाचल प्रदेश की वो जगह जिसकी खूबसूरती को आप देखकर ही पहचान जाएंगे। शिमला में जहां तक नजर दौड़ाइए जमीन सफेद दिखाई देगी, और ये खूबसूरती मौसम की पहली बर्फबारी के बाद की है। सड़क बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। यहाँ पेड़ों की टहनियां फलों से नहीं बर्फ से लदी हुई हैं। घरों की छत बर्फ से ढक चुकी है। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ दिखाई देगी। बर्फबारी के बाद शिमला में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, और यही ठंड सैलानियों को यहाँ लेकर भी आ रही है। मैदानी इलाकों से आए सैलानियों के लिए ये बर्फ किसी ट्रीट से कम नहीं है। आसमान से हो रही बर्फ की बारिश ने सब कुछ सफेद कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक ही रंग है। पेड़ों से लेकर घरों तक बर्फ का कब्जा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर भी देखिए। स्थानीय लोगों की गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं, जिसके बाद लोग रस्सी की मदद से गाड़ी मुख्य सड़क तक लेकर आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.